हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ केमिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं या फिर हमारे चैनल पे उपस्थित किसी भी क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ साथ आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देखिए, जिसमें घटना चक्र का पूर्वावलोकन घटना चक्र सॉल्व करवाया गया है और बिहार में जितने भी एग्जाम है उनके सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए गए हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? पीएच मान आपको पता है 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होती है, जिसमें से जो न्यूट्रल होता है वो 7 पर होता है। इसके इधर आएंगे तो आपको अम्लीय मिलेगा और इसके इधर जाएंगे तो आपको क्षारीय मिलेगा, यानी कि एल्कलाइन मिलेगा। अब आपसे पूछा है कि किसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। तो जो जल होता है, शुद्ध पानी होता है H2O, इसका जो पीएच होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पे बात करें उदासीन विलयन, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है, उदासीन विलयन, इसका भी पीएच 7 होता है। ठीक है, दोनों का पीएच, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है और जल का भी पीएच मान 7 है और उदासीन विलयन यानी कि न्यूट्रल भी 7 ही होता है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्षारीय विलयन 7 से जब ऊपर जाएंगे 7 से 14 तक, तब आपको क्षारीय विलयन मिलेगा, और जब आप 0 से लेकर 6 तक आपको अम्लीय विलयन मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन या उदासीन विलयन? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्षारीय विलयन होता है इसका मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम अम्लीय होगा, और अगर 7 है तो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान कितना है? पानी का पीएच मान 7 होता है, यानी कि पानी उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? यानी कि एसिड का विशिष्ट गुण क्या है? बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना, पीएच 7 से अधिक, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देना, 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। पीएच 7 से अधिक आपको बेस होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पीएच 7 से अधिक जो होगा तो वो बेस होगा, यानी कि क्षार होगा। यहाँ पे आपको एसिड यानी कि अम्ल के बारे में पूछा है। अब आपको अम्ल के बारे में जानना है कि वो नीले लिटमस को लाल करता है या लाल लिटमस को नीला करता है। तो इसका एक ट्रिक होता है छलनी करके, छलनी सबके घर में यूज होता है और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। छलनी से आप याद कर सकते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर क्षार जो होता है, बेस जो होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो एसिड इसका अपोजिट कार्य करेगा, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको एक याद हो जाता है कि क्षार जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है, तो आप लाल लिटमस को नीला कर देता है छलनी, तो लाल को नीला कर देता है क्षार, और फिर एसिड क्या करेगा? इसका अपोजिट कार्य करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड है उनका समान गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, एसिडिक या फिर उदासीन? तो इसका सही जवाब है, तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड है वो बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है? वो कौन सा पदार्थ है इसमें से जिसको किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनेगा? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करते हैं तो वो अम्ल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Al2O3 और ZNO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है? अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, CO2 मुक्त करता है। ठीक है, अम्ल धातु जो होता है ये जब कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो क्या मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल और अन्य 2 में एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? आपसे पूछा लाल लिटमस नीला किसमें हो जाएगा। ये सब कुछ आपको बस ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए दिया, बस आपको इतना बताना है लाल लिटमस नीला किसमें हो जाएगा, आसुत जल में, अम्ल में या क्षार में। तो अभी हम लोगों ने देखा था लाल लिटमस हो रहा था नीला किसमें? क्षार में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार में। क्षार में क्या होता है? लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगर यहीं पे आपको दे दे कि क्षार में डालने पर नीला लिटमस कैसा होगा, तो वो अपना रंग नहीं बदलेगा। नीला लिटमस जो होगा वो क्षार में रंग नहीं बदलेगा, लेकिन अगर लाल लिटमस है तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क HCl यानी कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस शुष्क लिटमस पत्र पर रंग क्यों नहीं बदलता है? क्यों नहीं बदलता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होगा। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो शुष्क HCl है यानी कि शुष्क है, और लिटमस पेपर भी शुष्क है यानी कि भीगा नहीं है, दोनों ही सूखे हैं। अगर दोनों ही सूखे हैं, उसमें जल नहीं है, उसमें कोई भी आयन मौजूद नहीं है, तो वो क्रिया नहीं करेगी। अगर यही जो मैंने अभी तक आपको बताया कि क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन अगर आपको यहीं पे शुष्क लाल लिटमस दे दे तो ये अपक्रिया नहीं करेगा। अगर दोनों ही शुष्क हैं, क्षार भी शुष्क है, लिटमस पेपर भी शुष्क है, तो ये अपक्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें H3O+ आयन मौजूद नहीं होते हैं, और जब तक H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे तो ये अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आयनिक बंध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल्केन जो होता है वो कार्बन के 2 परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, एल्कीन जो होता है वो कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, और एल्काइन में कार्बन के 2 परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, 3 बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथेन, मीथेन या इथीन? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा इथीन। इथीन जो है ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इथीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कोई भी जैविक है, कोई भी जैविक पदार्थ है, जैविक जीव है, जंतु है, संसार में कुछ भी अगर जीवित है तो वो बिना कार्बन के निर्मित नहीं है, उसमें कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? हाइड्राइड के रूप में, जल के रूप में, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से, उपयुक्त से एक, इनमें से कोई नहीं। ये आप देख पा रहे हैं 70 BPSC री एग्ज़ाम 2024 हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि BPSC ही टीचिंग परीक्षा के एग्ज़ाम कराती है और वही स्टेट PCS के भी एग्ज़ाम कराती है। तो ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के देती है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेगी लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप इन सब का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, अगर हम भौतिक रूप से हाइड्रोजन को भंडारित करते हैं तो उसे हाइड्राइड के रूप में भंडारित किया जाता है। ठीक है, भौतिक रूप से हाइड्रोजन को हाइड्राइड के रूप में भंडारित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, केरोसिन क्या है? केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है और इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है।
अगला क्वेश्चन है, सीक्रेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन? जो सीक्रेट हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग सीक्रेट जलाने के लिए लाइटर का यूज करते हैं, उसमें पूछा है कि कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्यूटेन। सीक्रेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज किया जाता है। ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका जो फार्मूला होता है ब्यूटेन का वो होता है C4H10। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला होता है और ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये सीक्रेट लाइटर में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन? देखिए यहाँ से आपसे पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस के कौन कौन से घटक हैं, तो आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन चारों ही ग्रीन हाउस गैसों के घटक हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वे होती हैं जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवकरण विकिरण को अवशोषित तथा उत्सर्जित करती हैं। उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं और जो वायुमंडल की ऊष्मा होती है, जो सूर्य द्वारा वायुमंडल पे ऊष्मा दी जाती है, टेम्परेचर होता है, ये इसको कम नहीं होने देती हैं, उन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, ये भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड ये लाफिंग गैस है। इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसे N2O कहा जाता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है, इसे एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। यहीं पे अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देता, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O दोनों दिया होता तो आप N2O को नहीं मार्क करते, क्योंकि आपको लगता है कि नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसको बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा कि वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का प्रमुख अवयव पूछा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन जो होता है ये बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है, ठीक है। बायोगैस इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? तो अगर आपने आसपास या अपने घरों में गोबर गैस को देखा होगा, गोबर गैस में यही जो बायोगैस है ये मीथेन गैस को निकालती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है। बायोगैस जो होता है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य घटक होता है। इसमें जो गोबर होता है, गाय की गोबर जो होती है, उसको एक जगह घोला जाता है, 2 गड्ढे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा 2 गड्ढे बनाए जाते हैं, एक गड्ढे में पाइप लगा होता है जिससे मीथेन गैस आती है और हमारे मतलब जहाँ से हम खाना बनाते हैं वहाँ तक पहुँचाती है, या फिर लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, कुछ भी करते हैं वहाँ पे। और एक इसमें एक और रहता है, एक और इसमें ट्यूब लगा होता है, नली बनी होती है, जिससे जो अदर्स गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से ऐसे यहाँ पे गोबर जो है वो यहाँ पे घोला जाता है और इसी गड्ढे में आके स्टोर हो जाता है, और ये गड्ढा पूरी तरह से कवर्ड होता है। जब ये पूरी तरह से कवर्ड होता है तो इसके अंदर इसमें मीथेन गैस बनती है और इसी को बायोगैस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, यानी कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? तो जो बेंजीन होता है उसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेंजीन क्या है? बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6 इसका फार्मूला होता है, और इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। बेंजीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 6, और हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं? 6, क्योंकि C6 और H6 इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से पूछा है कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं बेंजीन में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कोयले का उपयोग होता है जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में या नाव बनाने में? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2005 BPSC CDPO प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोयले का उपयोग जलाने में किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जलाने के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है।
मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र रिडक्शन के द्वारा, एस्ट्रिफिकेशन के द्वारा, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों के द्वारा। तो जो अल्कोहल होता है इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के द्वारा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अल्कोहल या क्लोरोफिल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्कर का किण्वन। शक्कर का फार्मूला क्या होता है? जो शुगर होता है उसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये एक शुगर का फार्मूला होता है, C6H12O6। लेकिन जब शक्कर की जो शर्करा होती है वो C12H22 और वो 11 होता है। इसका जब किण्वन एथिल अल्कोहल के इसका जब किण्वन होता है तो क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसके किण्वन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल या फिर एथिल अल्कोहल बनता है। एथाइल अल्कोहल कहीं कहीं एथिल अल्कोहल भी लिखा रहता है या फिर एथाइल अल्कोहल लिखा रहेगा, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुलक के ऊपर देख लेंगे जो हमारे एग्जाम में आए थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टायरिन, विनाइल एसीटेट, प्रोपीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का बहुलक है और ये 65 बीपीएससी 2019, साथ ही साथ 66 बीपीएससी री एग्जाम में 2019-2020 दोनों में कंटिन्यू ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे PTFE कहा जाता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दे देगा PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये इसका बहुलक कौन सा है? टेफ्लॉन। ठीक है, इसको कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है? टेफ्लॉन कहा जाता है। ये एक ठोस फ्लोरोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये एक फ्लोरोकार्बन है। इसे भी याद रखिएगा कि ये फ्लोरोएथिलीन है, इसलिए ये फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किस संघनन से बनता है? बेकेलाइट पूछा है कि किसके किसके मिश्रण से बनता है। तो जो बेकेलाइट है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है, इसका रासायनिक नाम जो होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड है। बहुत बड़ा नाम है इसका, पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड। ठीक, और ये क्या है? ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडक्शन से बनता है। ठीक है, जब इसका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन होता है, कंडेंशन होता है, तो उसके बाद क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्पार्टम, फ्रेयॉन, नियोप्रिन या वेनाड्रिल? इसमें से बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो स्पार्टम क्या है? स्पार्टम एक मधुरक है, इसको चीनी के रूप में, मीठे के रूप में यूज किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ आइसक्रीम बनता है, कोल्ड ड्रिंक बनता है, इसे स्पार्टम का यूज किया जाता है क्योंकि चीनी महंगा पड़ता है और ये जो होता है अगर इसकी जो मात्रा होती है, हल्की सी भी मात्रा बहुत मीठी होती है। ठीक है, इसी को कृत्रिम मधुरक के रूप में यूज किया जाता है इस एस्पार्टम को। फ्रेयॉन क्या है? फ्रेयॉन प्रशीतक है, ये शीतलन का कार्य करता है, ये हमारे एसी, रेफ्रिजरेटर आदि में यूज किया जाता है फ्रेयॉन का प्रशीतक के रूप में। नियोप्रिन ये संश्लेषित रबड़ है नियोप्रिन, और बेनाड्रिल क्या है? प्रतिहिस्टामीन है। ऑप्शन 2, तो यानी कि पहले का तीन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, पहले का 3। और फ्रेयॉन क्या है? प्रशीतक है, यानी कि दूसरे का 4 केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया तो हम आगे भी मैच कर लेंगे। नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ ऑप्शन ए, और बेनाड्रिल ऑप्शन 2, ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पार्टम कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन प्रशीतक, नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन के रूप में यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? केवलर, नायलॉन, टेरिलिन या ट्वीड? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवलर। केवलर का यूज़ ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? केवलर का यूज किया जाता है। ठीक है, केवलर एक पॉलीएमाइड है। केवलर क्या है? एक पॉलीएमाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है, यह एक गर्म प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या है? गर्म प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है और इसका यूज जो है ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ जो है वो फर्श के टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है। टाइल्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। जिसमें अगर कोई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल की बात करें तो मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसका यूज किस में किया जाता है? फर्श के टाइल्स बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है HMX का फुल फॉर्म पूछा है। HMX का फुल फॉर्म क्या है? HMX का फुल फॉर्म क्या है? तो HMX का फुल फॉर्म होगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। H हाई, M से मेल्टिंग और X से एक्सप्लोसिव, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, केवल ए, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ये HMX का फुल फॉर्म है। इसको एटॉम्स भी लिखा जाता है कहीं कहीं। HMX इसको आक्टोजन कहा जाता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म है। ठीक, ये जो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, रॉकेट ईंधन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग विस्फोटक, रॉकेट इंजन आदि चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। हिस्ट्री ज्योग्राफी का अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो और बिहार जीके के भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT के साथ। तो आप उन्हें भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।